नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। ईरान और इजरायल के बीच जो संघर्ष है वो जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहा है, पूरी दुनिया के सामने एक सवाल छोड़े जा रहा है। इजरायल की तरफ से पहला प्रहार ईरान पर यह कहकर किया गया था कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी कि उसकी अपनी वजूद पर संकट बढ़ते जा रहा था। जिस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिशें अंतिम चरण में पहुंच रही थी, ईरान ने कहा हम यहां नहीं रुकेंगे और इजरायल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक तरह से युद्ध छेड़ दिया है उसने और इसीलिए ईरान की तरफ से मिसाइलों के मुंह को टेल अवीव की तरफ मोड़ दिया गया। हालांकि ईरान की तरफ से जितनी बर्बादी का दावा हो रहा है और इजरायल की तरफ से जितनी बर्बादी को स्वीकार किया जा रहा है उसमें फर्क है। युद्ध के समय यह होता है, दो देशों के बीच आपको अलग अलग दावे जरूर दिख रहे हैं, लेकिन इजरायल के आसमान में लगातार होते हमले नजर आए हैं। इजरायल में जिस तरीके से अपार्टमेंट्स में वो मिसाइलें टकराई हैं वो दिख रहा है। एक सिविलियन डेथ की पुष्टि वहां पर की गई है, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है? आगे कहीं किसी तरह की परमाणु आशंका तो नहीं जन्म ले रही है। इजरायल लगातार अब तो लगभग 3 साल होने को आ रहे हैं कि इजरायल में जिस तरीके से हमास ने आतंक का तांडव खेला था, उसके बाद से गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी होती रही है और उस बमबारी के बीच इजरायल हूथियों से भी लड़ाई अपनी लड़ता रहा है। लेबनान के ऊपर उसके अटैक का एक हिस्सा हमने देखा था, लेकिन अब ईरान के ऊपर जो आक्रमण इजरायल की तरफ से किया गया, क्या केवल वो एक कार्रवाई उसकी इसी चलते हुए संघर्ष के रूप में उसे देखा जाएगा या फिर यह समझा जाए कि ईरान के भी दावों में अब दम है? हमारे साथ इस समय लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सेवानिवृत्त जुड़ चुके हैं, जो कि डीजी इन्फेंट्री रह चुके हैं। जनरल प्रसाद, आपसे हम सबसे पहले यह समझना चाहते हैं, इस एस्केलेशन को कहां पर जाते हुए आप देख रहे हैं? एस्केलेशन को कहां तक जाएगी यह कहना बड़ा कठिन है अभी, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हालात नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बयान आए हैं, वो कह रहे हैं कि इस लड़ाई को मैं अंत तक ले जाऊंगा जब तक मेरा पूरा मिशन कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन श्वेता, इससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि इसके पीछे क्या चीज़ें थी। सबसे पहले समझिए कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी आज या यस्टरडे कल से नहीं शुरू की है, ये बहुत दिन से उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया है। आप देखेंगे कि इनको गाज़ा के अंदर हमास ने परेशान कर रखा है, इनको लेबनान में हूती ने परेशान कर रखा है, इनको असद की रिजीम ने सीरिया में परेशान कर रखा था, इनको यमन में हूती ने परेशान कर रखा, चारों तरफ से घिरे हुए थे। तो इस तरीके से इन्होंने, आपने 2-3 महीने पहले एक रिपोर्ट भी देखी थी जब इजराइल ने पूरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की एक रेकी भी की थी, उनके रडार्स की रेकी की थी, सारी चीज़ उन्होंने प्लॉट कर ली है। तो अब जब ये प्लान खुला है, व्हेन दिस प्लान हैज़ बीन पुट इनटू एग्जीक्यूशन, तो इसकी बहुत सख्त, बहुत डिटेल में तैयारी हो रखी है। और इस तैयारी के ज़रिए आपने देखा 2-1.5 दिन हो गया अब इस लड़ाई को, काफ़ी हद तक ईरान के अंदर बहुत डैमेज हो चुका है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे काफ़ी डैमेज हो चुका है। ये सब मान कर चल रहे हैं कि ईरान अगर न्यूक्लियर कैपेबल हो गया तो इजराइल के लिए बहुत कठिन समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए नेगोशिएशन भी चल रही है कि किसी प्रकार से उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ रोका जाए। आज की खबर ये है कि तकरीबन 65% यूरेनियम वेपनाइज ग्रेड तक पहुँच चुका है और जो इजराइल ने भी इस पर बमबारी की है उससे लगता है कि काफ़ी हद तक वहाँ एक तरह से रेडियोलॉजिकल कंटेमिनेशन या केमिकल कंटेमिनेशन भी होना शुरू हो गया है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए ये कहना बड़ा कठिन है कि लड़ाई रुकेगी कहाँ। ये लड़ाई तब रुकेगी जब इसको कोई ना कोई तस्वीरें आ रही हैं, उसे देखकर ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है। जनरल प्रसाद, साथ में हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच भी जुड़ चुके हैं, अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। जनरल सिवाच, आपके पास आने से पहले मैं अशरफ वानी के पास चलती हूं, क्योंकि हम में से अधिकांश रिपोर्टर्स रहे इजरायल के भीतर, वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से इजरायल सामना कर रहा है। लेकिन अशरफ, उन सभी सरहदों से होते हुए इजरायल के ऊपर किस तरीके से अटैक किए जा रहे थे, उन सबको देखा है अशरफ ने। अशरफ, ईरान को लेकर हम इस समय उसकी उस प्रॉमिस 3 को, उसको हम अगर लेकर बात करें, इस समय ईरान के भीतर किस तरह की इस समय परिस्थितियां हैं, वो इस एस्केलेशन को कहां पर ले जाना चाहता है?
श्वेता, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। दरअसल जैसे अभी जनरल साहब कह रहे थे कि इजराइल सालों से तैयारी कर रहा था ईरान पर इस तरह का हमला करने का, ताकि उनके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या जो उनकी जो यूरेनियम इनरिचमेंट के प्लांट्स हैं उनको तबाह करे। उसने काफ़ी कोशिश की थी बेंजामिन नेतन्याहू ने कि अमेरिका ये काम करे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो पहला उनका दौर था तब भी उन्होंने ये नहीं किया कि सीधे तौर पर ईरान पर हमला करे, बल्कि बातचीत की प्रक्रिया शुरू की थी। उसके बाद जब बाइडेन का दौर आया तब भी बेंजामिन नेतन्याहू ने कोशिश की थी कि अमेरिका जो है ये काम उनके लिए करे, लेकिन तब भी जो है कहीं ना कहीं अमेरिका अपने आप को बचाता रहा, क्योंकि अमेरिका के लिए ये जो खाड़ी का क्षेत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके अधिकतर सैनिक जो हैं खाड़ी के अलग अलग देशों में तैनात हैं, उनके बेसिस हैं, चाहे वो बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, जॉर्डन की बात करें या इराक की बात करें। तो बचना चाहता था अमेरिका कि उन पर सीधे तौर पर जो है अमेरिका और ईरान का युद्ध ना हो, लेकिन जो दुश्मनी है वो दशकों से दोनों देशों के बीच में चल रही है। अब नेतन्याहू जब उसको लगा कि कहीं ना कहीं जो है डोनाल्ड ट्रंप भी बातचीत की प्रक्रिया कर रहे हैं शुरू ईरान के साथ, खासतौर से न्यूक्लियर एसेट्स को लेकर और न्यूक्लियर ट्रीटी को लेकर, तो उस बीच जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि नहीं, मेरे लिए ज़रूरी है कि ईरान के जो उनको एटॉमिक पावर बनने नहीं देना है। तो उसी के तहत हमने देखा कि अब तक का सबसे बड़ा प्रहार जो है इजराइल की तरफ से शुक्रवार सुबह से शुरू हुआ और ईरान पर 300 जो है अटैक्स हुए। 200 विमान, वो भी अमेरिका के F-35, F-16, F-15 इस्तेमाल किए, और इंटेलिजेंस जो मोसाद की है चुन चुनकर जो टॉप लीडरशिप ईरान की है, मिलिट्री लीडरशिप, उसको पूरी तरह से असैसिनेट किया। सही बात है अशरफ, आप भी बता रहे हैं वही चीज। जनरल प्रसाद की तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया है कि ये आज की तैयारी नहीं है। इजराइल कोई अचानक गुस्से में उठ के अटैक नहीं करता है। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी कि वो तस्वीरें जंग की जरूर दिखाते रहे कि किस तरीके से दोनों तरफ से ये आक्रमण किए गए हैं, क्योंकि ये बहुत अहम है देखना कितने अग्रेशन के साथ ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया है, वहां से भी किस तरीके से इजराइल के ऊपर और खासकर टेलवीव को केंद्र में रखकर निशाना साधा गया है। जनरल सिवाज, अमेरिका को लेकर और आज से नहीं दशकों से ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और वो किस तरीके से थ्रेटन करती है इजराइल को, ये बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई है। बार बार वो चाहते हैं इस तरह की चीज हो। ईरान अगर ये कहता है कि अमेरिका को भी, नाम लेकर नहीं, कहता किस कोई भी देश अगर सहायता करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, एक बात होती है देश की ताकत और एक बात होती है किसी देश का पागलपन कि हम करेंगे, हमारे ऊपर आक्रमण किया हम पलटवार करेंगे, और वही चीजों को आगे बढ़ाता ले जाता है। अगर सोच समझकर सब करें तो शायद परिस्थितियां यहां तक पहुंचे ही नहीं। जनरल सिवाज। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि ये लड़ाई का दायरा कहाँ रुकेगा, इसका एक ही डिपेंडेंस है कि ईरान अगर जो अमेरिका की बेसिस है मिडिल ईस्ट में, जो कि 18 बेसिस हैं टेम्परेरी, 8 परमानेंट हैं, जैसे कुवैत में है, ओमान में, सऊदी अरेबिया, कतार में और यूएई में, अगर वो डायरेक्ट उन पे हमला करेगा तो फिर अमेरिका भी पलटवार करेगा और फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है। मगर अगर अभी हम देखें कि जिस प्रकार से इजराइल ने बहुत सटीक हमले किए थे ईरान पे और उसके 4 टॉप मिलिट्री कमांडर मार दिए, 6 साइंटिस्ट मार दिए, और मोसाद जो है वो 2000 लोग अपने एजेंट के थ्रू ईरान के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है और वहाँ से इसने कार्रवाई की है। और जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाताज है, जो कि एक तेहरान के साउथ में है, उसको 70% इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये सच्चाई है, ये अस्तित्व का सवाल है इजराइल का। इजराइल ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा और ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत नजदीक था। उसने इनरिचमेंट कर दिया था यूरेनियम 60% से ज़्यादा। अब बात आती है कि ये कभी क्वेश्चन आता है कि जब इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो अगर ईरान के पास भी न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो कोई सच्चाई है, इजराइल का जो साइज है वो बहुत छोटा है, उसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो फिर वो उसका नामो निशान मिट जाता है। इसलिए उसका अस्तित्व का सवाल है, उसके एग्जिस्टेंस का सवाल है, वो अलाउ नहीं कर सकता ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए। और दूसरे जो मिडिल ईस्ट के अंदर मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान
बहरान ये भी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो, इसलिए ईरान के पास कोई ज्यादा साथी नहीं है मिडिल ईस्ट में। मगर अगर ये लड़ाई का दायरा बढ़ता है, अगर ईरान जो है ये इजराइल जो अमेरिकन बेसिस को हमला करता है, तो फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, इसमें अमेरिका आएगा और फिर चाइना और रूस के आने के चांसेस हैं और फिर ये लड़ाई फैल सकती है। नहीं तो अभी के टाइम में ये लिमिटेड रहेगी। अगर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये सारे सवाल हैं। ओरेन बेंजामिन भी हमारे साथ, जो कि भारतीय इजरायली एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेंजामिन, आपसे हम जानना चाहते हैं कि इजरायल ने ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट किया था कि अगर ईरान के ऊपर वो अटैक करता है तो ईरान अपनी तरफ से इस तरह का पलटवार करेगा। कल अमेरिकी राजदूत की बात हम सुन रहे थे आज, जो कहते हैं कि कल की रात बहुत मुश्किल बीती, कई बार जाकर बॉम्ब शेल्टर में जाना पड़ा और ईरान अभी रुकेगा नहीं। पर इजरायल की भी अभी आगे कार्रवाई चलेगी। पहली बात तो ऐसा है कि ये शुरुआत कुछ कल ही नहीं हुआ है। इसराइल ईरान के न्यूक्लियर वेबसाइट पर यूएन में बता रहा है कि देखिए, यहाँ पे यूएन में बता रहा है कि ईरान बना रहा है, एटम बॉम्ब बना रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। ये पूरे कितने सालों से चल रहा है। अब ऐसा हुआ है कि आप लोग भूलते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया, यही आज का ही दिन था, शनिवार के दिन था, हमला हुआ, बहुत सारे नागरिकों को मारा गया। तभी से ये शुरुआत हुआ। पिछले साल नेतन्याहू ने पूरी मीडिया को बताया था विथ प्रूफ कि न्यूक्लियर साइट कहां पर है, ईरान के न्यूक्लियर साइट कहां पर है, और वो चाहता था कि अमेरिका उसके साथ बातचीत करे, उसे डील करे। मगर मुझे पता नहीं है कि क्यों अमेरिका की, क्यों यूएन में भी कुछ हुआ नहीं। और जो गुरुवार रात को 3 बजे, हम लोग 3 बजे हमें सायरन का एक इंट्यूशन जो मोबाइल पे आता है, जिससे हमें पता चलता है कि मिसाइल अटैक होने वाला है, तो हम लोग शेल्टर रूम्स में जाते। तभी हमें पता चला कि 200 इजरायली वॉरप्लेन यहाँ से गए थे एयरफोर्स के, और उन्होंने वहां पे अटैक किया है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि मोसाद का जो काम, उन्होंने वहां पे एयरबेस, ईरान का एयरबेस है, उसी के बाजू में उन्होंने एक बेस तैयार किया था मोसाद ने। और वहीं से जब इजरायली एयरप्लेन ने अटैक किया ईरान के साइड पर, तो ईरान ने भी अटैक किया। जब ईरान के मिसाइल्स इजरायली वॉरप्लेन्स पे अटैक हो रहे थे, तभी मोसाद के जो एजेंट्स वहां पे काम कर रहे थे ईरान के बेस पे, उन्होंने वो बॉम्ब को इंटरसेप्ट करके वहीं पे खत्म कर दिए। इसीलिए वो थोड़ा सक्सेसफुल ज्यादा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े आर्मी के उनके अधिकारी थे, जो इस एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में उनका हाथ था, वो जिस जगह पे रह रहे थे, उन्हें वहां पे ही मार दिया गया। तो ये कुछ कल से बात नहीं शुरू हुई है। टारगेट्स तय कर रखे थे, इजराइल ने टारगेट्स तय कर रखे थे। लेकिन हमारे 2 संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, पहले आपके पास कि अमेरिका का किरदार भी बड़ा अहम हो जाता है। अमेरिका जो बोल रहा है वो एक तरफ है, लेकिन ये चर्चा में हम अपनी शामिल भी कर रहे हैं और ये दर्ज इतिहास है कि इस मुद्दे पर क्या एक बैकग्राउंड रहा है। आज की तारीख में अगर हम ये एस्केलेशन देख रहे हैं दोनों देशों के बीच, तो ये इसकी पृष्ठभूमि बहुत पुरानी हो जाती है। अमेरिका आगे क्या करता है, अमेरिका क्या इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, ये सबके मन में सवाल उठ रहा है। प्रणय, बिल्कुल, अगर कहा जाए, श्वेता आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस पूरी इबारत के अंदर, इस पूरी बिसात के ऊपर, इन प्यादों के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका एक वजीर के तौर पर मौजूद है, जिसकी ताकत जो है वो तय करेगी कि आगे ऊंट किस करवट बैठेगा, आगे जो रणनीति है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। अगर पृष्ठभूमि की बात की जाए तो आज ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इतनी बहस छिड़ी हुई है, जंग के नौबत तक हालात पहुंच चुके हैं, लेकिन वो अमेरिका ही था जिसने सबसे पहले ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी। इस इलाके के अंदर अगर तेल का कुआं सबसे पहले खोदा गया था तो वो ईरान के अंदर खोदा गया था, और उस समय भी उसको ऑपरेट करने वाली ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज हुआ करती थी। तो ये रिश्तों के इतिहास और रिश्तों की पृष्ठभूमि रही है। लेकिन JCPOA डील जो है उससे अमेरिका बाहर आया डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान, और उसके बाद से ये तनाव और बढ़ता चला गया। लेकिन अप्रैल की अगर बात
बात करें, अप्रैल 2025 के अंदर जब अमेरिका की तरफ से एक डेडलाइन दी गई थी, ये 60 दिनों का जिक्र जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये वही वक्त था श्वेता जब अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया के अंदर तैनात किया था, जिसके अंदर GBU-37 जैसे बंकर पेनिट्रेशन जो ऑर्डिनेंस है वो लगाया जा सकता है, जो करीब करीब 1300 किलो के बम होते हैं। यानी सीधे तौर पर अमेरिका ये तैयारी कर चुका था कि अगर जरूरत पड़ती है तो ईरान के इलाकों के अंदर वो न केवल पेनिट्रेशन कर सकता है, वो बल्कि अब वो कार्रवाई भी कर सकता है। कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई है। अब हालात के अंदर यह देखना जरूरी है कि जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन आगे क्या हो सकता है। अगर उसकी हम बात करें तो ईरान के पास में विकल्प कम है। कम इसलिए हैं क्योंकि ईरान पहले से आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहा है, रणनीतिक मुश्किलों से गुजर रहा है। इजराइल ने जो कार्रवाई की है श्वेता, उसके अंदर ईरान की जो कैपेबिलिटीज हैं, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी हो, एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हो, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। एक महत्वपूर्ण हथियार जो है वो ईरान के पास मौजूद है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी फारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला वो जो बैंड है जिसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है, वहां पर ईरान ब्लॉकेड लगा सकता है। लेकिन ईरान के लिए यह बड़ी चेतावनी है क्योंकि 2017 में भी लगभग ऐसे ही हालात हुए थे जब अमेरिका ने सीधे तौर पर कहा था कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने की कोशिश की गई तो सीधा टकराव होगा, अमेरिका इसके अंदर कूदेगा। अमेरिका के साथ में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ईरान भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए यहां पर इन तमाम पॉस्चरिंग के बीच में कहीं ना कहीं एक बैक चैनल भी इस समय चल रहा है जिसको लेकर कोशिश हो रही है। अगर आप अमेरिका का बयान देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जरूर कहा हो कि वो ईरान को एक मौका दे रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर अमेरिका इस लड़ाई में कूदने से परहेज करता हुआ अभी यहां पर नजर आ रहा है। आगे क्या होगा, क्या इजराइल की यह जंग अमेरिका को भी इस लड़ाई के अंदर खींच लेगी? क्योंकि अगर जैसा कि जनरल सिवाच कह रहे थे कि कई इलाकों के अंदर, इस खाड़ी के इलाके में अमेरिका के बहुत सारे बेसिस हैं, उन बेसिस को यदि ईरान निशाना बनाता है तो फिर ईरान तो अमेरिका के सामने चैलेंज होगा कि उसके इंटरेस्ट, उसके बेसिस को यदि निशाना बनाया गया है तो क्या वो इस लड़ाई के अंदर सीधे तौर पर कूदेगा। अभी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस यहां पर देखने होंगे, लेकिन अमेरिका का रोल महत्वपूर्ण होगा। यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है श्वेता, और वो बात होती है ना प्रणय की ये कॉन्फ्लिक्ट इसे शुरू करना बड़ा आसान होता है, खत्म करना मुश्किल होता है। भारत में बहुत लोग बहुत दुखी हुए थे इस बात को लेकर कि अचानक सीज फायर क्यों किया गया, लेकिन दरअसल अंत आपको समझ ही में नहीं आता है कि आप कब करें। और ये एक बहुत मजबूत देश का फैसला होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को एक स्टेज पे लाकर समझा जाए कि नहीं, अभी हम इसको विराम दे रहे हैं। ऐसा आपको बाकी कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो रूस यूक्रेन हो जो सालों से चला जा रहा है, जो इजराइल, हमास, लेबनान, अब ईरान। देखिए किस तरीके से इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम शुरुआत से सुमित ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई विस्तार लेगी और वो विस्तार ले रही है। हम सुमित से परिचय भी अपने दर्शकों का कराएं, आपका स्वागत करें आज तक पर, और साथ में बताएं कि ये पहले पत्रकार, भारतीय पत्रकार रहे, इकलौते भारतीय पत्रकार रहे जो न केवल इजराइल बल्कि गाजा पट्टी में जाकर उन्होंने कवर किया, इसके साथ ही इजराइल में भी युद्ध को कवर किया और दूसरी तरफ से लेबनान की तरफ से भी जाकर आपने युद्ध को देखा है। इस समय की ये स्थिति, इस समय की ये तस्वीरें दुनिया को कितना डराने वाली हैं? जो परमाणु खतरा एक हमेशा उठ खड़ा होता है, वो कितना इस समय दिख रहा है? देखिए श्वेता, बिल्कुल ये ज़रूर है कि अभी जो अगर आप सभी मौजूदा हालात को देखें, बहुत चीज़ें बहुत क्लियर है। पिछले 1.5-2 सालों के अंदर जो इजराइल के ऑपरेशन रहे हैं, वो दरअसल ऑपरेशन सिर्फ अपने स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए नहीं है, वो लंबे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने हैं। अगर आप देखें, जहां हमास के खिलाफ बड़े ऑपरेशन इजराइल चला रहा है, वहीं साउथ सीरिया के अंदर लगातार उन इलाकों को अपने कब्जे में ले रहा है। अब तक गोलान हाइट्स पर बैठा हुआ इजराइल अब ये जानता है कि दारा के इलाकों को, साउथ सीरिया के दूसरे इलाकों को अब अपने हाथ में रखना पड़ेगा। वहीं हम यही चीजें साउथ लेबनान में भी देख रहे हैं। उसने अपनी ऑपरेशंस का दायरा बढ़ाया, कुछ इलाकों को अपने हाथ में लिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जब आप ईरान की करते हैं, ईरान के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ? ऐसा पहली बार नहीं है कि ईरान के किसी टॉप कमांडर्स को, उनके साइंटिस्ट को इस तरीके से असैसिनेट किया गया हो, किल किया गया हो। 2020 से आपको याद हो, जब जनरल सुलेमानी को भी अमेरिका ने इसी तरीके से मारा था, तब भी ईरान ने कुछ नहीं किया। उसके बाद अगर आप 2024 की बात देखें, आप देखें कि हमास के टॉप लीडर्स को खुद ईरान में मारा गया, ईरान के कई कमांडर्स को, IRGC को मारा गया। लेकिन अब आखिरकार ऐसा क्या हुआ है? दरअसल अब वो रेड लाइन पार कर दी गई है। दरअसल ईरान ये समझता है कि अब उसके थ्रेट उसकी लीडरशिप को है। और इजराइल जिस तरीके से नेतन्याहू ने, आपने देखा कि बातचीत की, उन्होंने बयान दिए, उन्होंने कहा कि अब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, ईरान के लोगों को, और अपनी इस लीडरशिप के खिलाफ। तो शायद अब ये लीडरशिप, खासतौर पर सुप्रीम लीडर हो, IRGC हो, ये समझ चुके हैं कि इजराइल की मंशा है एक बड़े सिविल वॉर को छेड़ने की, ईरान में अस्थिरता पैदा करने की, जिससे सीधे तौर पर उनको एक बड़ा चैलेंज दिया जा सके। और ये इजराइल का बड़ा ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव है जिसमें अमेरिका भी उनकी मदद कर रहा है। लगातार अमेरिका उनको ना सिर्फ आप देखें साजो सामान हो, रसद हो, वेपन्स हो, सारी चीजें सप्लाई कर रहा है। इंटरनेशनल भी उनको लगातार अपने डिफेंस सिस्टम से सिक्योर कर रहा है। तो अब ईरान ये समझ चुका है कि अब उसके पास इसके अलावा कोई और बड़ा ऑप्शन नहीं है, उसको रिटेलिएट करना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो उसके वजूद पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। जनरल प्रसाद, हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जब हम देखते हैं तो इजराइल तो छोटे से छोटा और लंबे से लंबा युद्ध लड़ने के लिए जाना जाता है। मल्टीपल देशों के साथ एक साथ वो लड़ाई लड़ पाता है। ईरान और इजराइल, हम इन दोनों देशों की तुलना किस हिसाब से करें? जनरल प्रसाद, क्या आप आवाज सुन सकते हैं? हमारे साथ ईरान से पत्रकार हसन जैदी भी जुड़ रहे हैं। हसन जैदी जी, इस समय जो इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई की गई, उसके बाद जो ईरान की तरफ से टेल अवीव पर बौछार की गई है मिसाइलों को, दुनिया में सब इस बात को जानना चाहते हैं कि ये एस्केलेशन कहां जाकर रुकेगा। ईरान ने अपना क्या एक लक्ष्य, एक टारगेट रखा है कि यहां तक चीज, क्योंकि इजराइल ने तो अपनी तरफ से बता दिया है कि उसको क्या चाहिए, वो नहीं चाहता कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़े ईरान की। देखिए, पिछले 25 साल से इसराइल जो है और खुसूसन मिस्टर नेतन्याहू जो है वो हर बार यही कहते हैं कि बस 2 महीने, बस 2 हफ्ते, बस 6 महीने का फासला है ईरान और न्यूक्लियर वेपन का। ये कौन सा फासला है जो सिरे से उस तक ईरान पहुंचा ही नहीं है पिछले 25 साल से, और अचानक, जैसा कि यहाँ पे आपके बाकी मेहमानों ने भी कहा कि वो जो है अब ईरान को मसलन अचानक रोकने लगा है, और ये सब, और इससे पहले भी सारे जो है सारी तैयारियां कर चुका था। इसका मतलब है कि उसका मसला जो है ईरान के न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ईरान ने जो तमाम सैंक्शंस के साथ इतनी तरक्की कर ली है, इतना यानी हर कह सकते हैं कि उसमें आप ईरान अगर आए तो आप लोग देख सकते हैं कि कोई ऐसा शोबा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें ईरान ने तरक्की नहीं की हो। स्पेशली साइंटिफिक जितने कह सकते हैं कि फील्ड है, उसमें बहुत ज्यादा ईरान ने तरक्की की है। देखिए, इसराइल जो है वो चाहता है कि सारे जितने कंट्रीज हैं, सारे पिट्ठू टाइप के जो कंट्रीज हैं, वो चाहे जॉर्डन हो, चाहे मिस्र हो, सब इसी टाइप के हो, कमजोर ममालिक जो उसके आसपास रहें, इसीलिए उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये पहली बात है। दूसरी तरफ ये है कि क्योंकि बुनियादें इसराइल की जो है वो पूरे सारे अगर देखा जाए झूठ पर हैं, और यानी हर दफा इन लोगों ने झूठ बोला है, और अभी हम लोग देख सकते हैं कि अगर अमेरिकन सपोर्ट इन पर से हट जाए तो ये वाकई कुछ भी ये लोग नहीं कर सकते ईरान के सामने। और चाहे वो, जैसा कि खुद यहाँ पे आपके मेहमानों ने कहा कि भाई इंटेलिजेंस सपोर्ट है, सारी चीजें उनको मिल रही हैं अमेरिका से, अगर ये सारी चीजें ना मिले तो इसराइल की पोजीशन क्या होगी आप खुद देख सकते हैं। इसराइल जो है उसको इस वक्त जो है वो ईरान की तरफ से अगर लेकिन जनरल प्रसाद, बड़ी बात यह है कि ये चीजें मिल रही हैं इसराइल को इस समय। जो चीज कह भी रहे हैं कि ईरान इस समय केवल डिफेंस कर रहा है और उसको अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है इस तरीके से मिसाइलें वहां से चला के, लेकिन वैसे में फिर कोई बीच का रास्ता दिखता ही नहीं है। फिर तो ये बात आगे और बढ़ती चली जाएगी। आप काफ़ी हद तक ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरा मानना यह है इस समय कि ये लड़ाई बहुत लंबी खींचना किसी के हित में नहीं होगा, और इजराइल के हित में भी नहीं होगा, चाहे ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू समझते हैं। मैं ये मान के चलना चाहता हूँ श्वेता कि अगर इजराइल को ये खबर मिल जाए, उनको सेटिस्फैक्शन हो जाए कि उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को हमने काफ़ी हद तक ज़ीरो कर दिया है, उनको ये पता लग जाए क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस जो उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं भी हैं वो काफ़ी हद तक नॉन इफेक्टिव हो गई हैं, तो ये खुद विराम हो सकता है। आप एक समझ के चलिए, बड़ा ज़रूरी बात, कि चाहे उनको अमेरिका से एड मिल रही है नहीं मिल रही, वो तो मिलती रहेगी, लेकिन जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो मिलिट्री हार्डवेयर आज की तारीख में इजराइल के पास है, वो बहुत कम देशों के पास है। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी आजकल ओवर रूल कर रही है सब चीज़ों को। आपने सिंदूर में भी देखा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है। उसी प्रकार से जो आप इंडिविजुअल्स देख रहे हैं, मिलिट्री लीडर्स जो मारे जा रहे हैं ईरान के अंदर, उसमें भी बड़ी भारी टेक्नोलॉजी बनी हुई है। इंटेलिजेंस घुस के उनके हर एक इलाके में बैठी हुई है।
तो मुझे नहीं लगता कि जो वो सोचते हैं कि रिजीम चेंज हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, वो तो खैर कठिन है, कहने की बातें हैं। क्योंकि अगर समझना चाहिए कि जो ईरान के अंदर सरकार रहती है वो मिलिट्री के ही बूते रहती है और मिलिट्री उनके साथ मिलकर चल रही है। सो आई वांट टू बिलीव कि ये लड़ाई रुक सकती है जब नेतन्याहू समझ लेंगे कि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को हमने काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया है, स्पेशली द न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, तो वहाँ पर युद्ध विराम हो सकता है। लेकिन अगर इस वक्त ईरान ने और इसको बढ़ाया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वो आगे कोई नहीं बता सकता आपको कि अगर ये लड़ाई कहाँ जाके रुकेगी। आई थिंक इट इज़ सेंसिबल कि जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए। हमें हमेशा याद आता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और हमारे सिंदूर ने आज वर्ल्ड को दिखा दिया कि एक एंड होना चाहिए। एंड होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ख़त्म करना, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को नॉन इफेक्टिव करना। अगर ये हम हद तक समझ जाते हैं तो लड़ाई शुड स्टॉप। दैट इज़ वेयर द सेंसिबल थिंग कम, दैट इज़ वेयर स्टेट्समैनशिप विल कम। जनरल सिवाज, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले मोहम्मद मुहाजिरी IRIB न्यूज ईरान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप इस टाइम, क्योंकि जो आपने भी जनरल साहब की बात सुनी है कि इजराइल अपनी तरफ से जो चीजें कर रहा है, एक तो सालों से वो प्लान करके, अब उसके कुछ टारगेट्स थे, उन टारगेट्स पर उसने अटैक किया। ईरान जो प्रॉमिस 3 की बात कर रहा है, अब जो उसकी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हो रही है, वो कहां जाकर रुकेगी? जी, सबसे पहले मैं ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं सबको, और उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं आपकी बातें मैंने सब सुन ली, आपके जो लोग हैं पैनल पे मेरे साथ जो बात कर रहे हैं, लेकिन 2 नुक्तों की तरफ मैं चाहता हूं कि आपके जो तवज्जो उसकी तरफ मतऊफ करूं। सबसे पहली बात ये कि ईरान के पास अवामी ताकत है, ईरान के पास, यानी ईरानी जो हैं वो ईरान के साथ हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि ईरानी मरकर शहीद हो जाते हैं, लेकिन वो मरकर नीस्तो नाबूद हो जाएंगे, वो भी एक दूसरी बात, बहुत अहम बात है। और उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, जारहियत सहयूनी हुकूमत ने शुरू की है ईरान के खिलाफ, और तारीख को उठा के देखें, पिछले 5000 साल को देखें, ईरान वॉज नेवर ए कॉलोनी, इसीलिए इंडिपेंडेंट डे ईरान में है ही नहीं। जब ईरान पे कोई बैरूनी हमला हो जाता है तो ईरान में जितने भी लोग हैं सब मुत्तहद हो जाते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उनकी ये थी कि ईरान के खिलाफ जारहियत की है, ईरान को निशाना बनाया, ईरान ने इस हमले में पहल नहीं किया, ये जंग उन्होंने ईरान पर मुसल्लत की है, और ईरान के तमाम मुख्तलिफ तबकात लोग, यानी मुख्तलिफ तर्ज फ़िक्र के लोग सब एक साथ हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 47 साल से ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशें हो रही हैं, बिल्कुल कामयाब नहीं हो सके। उसकी वजह यह है कि हमारे पास अवामी ताकत है। आप देखें कि ईरान ने अपने जो गुडविल है उसको बारहा दिखाया, मुज़ाकरात के मेज पर बैठ के उनके साथ बातचीत की, मुज़ाकरा करने की कोशिश की ईरान ने, लेकिन वो हर मैदान में ईरान से शिकस्त खा गए। वो हत्ता मुज़ाकरात पर भी ईरान के साथ कुछ उनके पास था ही नहीं, इसीलिए उन्होंने ये तीसरा रास्ता अपनाया। और ये आपको मैं बताऊं कि इनकी शिकस्त जरूरी है, क्योंकि ये मजबूर करेंगे ईरान को। हम बहैसियत ईरानी मैं सबसे पहली बात ये है कि क्यों इजराइल के ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है, क्यों उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर क्यों कोई डिबेट नहीं है। मैं नहीं देखता हूं, दुनिया में ऐसे टीवी प्रोग्राम मैंने देखा ही नहीं है जो कि आके वहां पे जो सहयूनी जेनोसाइड हो रहे हैं, जो मजलूम फिलिस्तीनियों को वहां पे दिन ब दिन मार रहे हैं, बच्चों को और औरतों को वहां निशाना बनाया जा रहा है। ईरान में भी जो जहां जहां को हदफ किया गया है, वो आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज, दुनिया भर में इस बात पे भी तो डिबेट हो ही रहे हैं, और इजराइल को इस बात पर शिकायत होती है कि क्यों उसको टारगेट किया जाता है, वो विक्टिम ऑफ टेरर है, लेकिन उसकी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। बहरहाल मोहम्मद साहब, ये तो एक अलग डिबेट हो जाती है, लेकिन पीके श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ है, वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, ये समझाइए कि इजराइल का जो एयर पावर है उसको लेकर किसी को, मतलब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से आएगा उसका एयर पावर, चाहे हम उनके ड्रोन्स को देखें, उनके एयरक्राफ्ट्स को देखें, उनके पायलट्स को देखें, और उस सब के बीच अभी इस समय जिस तरीके से ये पूरा जो मामला है वो बढ़ा है,
क्या इस स्ट्राइक से ईरान परमाणु बम से दूर हुआ है या फिर और करीब आ गया है? श्वेता, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। जहाँ तक आपने इज़राइल की टेक्नोलॉजिकल एयर पावर की बात की, तो जब एयरक्राफ्ट की बात होती है तो इज़राइल के पास अपना कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किया हो। उनके पास जो ताकत है वो टेक्नोलॉजी की, वो साइबर स्पेस में आती है। आपके जो भी आप इस तरह के मैलवेयर अटैक्स देखते हैं उसमें आती है, इंक्रिप्शन में आती है और एआई रिलेटेड उसमें आती है। तो उसको उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम में बहुत अच्छे से और बहुत मजबूती से उसको लगाया है। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हम आयरन डोम के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर डेविड स्लिंग है, उसके ऊपर एरो 1 है, एरो 2 है, और ये जो उनके सिस्टम्स हैं, दे आर 5 लेयर्ड सिस्टम दे गॉट। They can tackle anything which is coming within the atmosphere, the what we call up to 100 kilometers and outside the atmosphere. जिसका मतलब वो जितने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है वो भी उनकी बहुत स्ट्रांग है, रेडार्स बड़े स्ट्रांग है, ईडब्ल्यू का सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। तो वो अपने को छोटी सी जगह में है ज्योग्राफिकली, लेकिन अपने को डिफेंड करने में बहुत सक्षम है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जहां तक उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का संबंध है और जो उसका सोर्स कोड का है, उसमें भी वो बहुत अग्रणी है। अब सवाल उठता है, उन्होंने जो ये अटैक किया है वो सारी F सीरीज F-35 एयरक्राफ्ट से इन्वॉल्व था, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, लेकिन ईडब्ल्यू को पहले उन्होंने यूज किया और उनकी जो इंटेलिजेंस है मोसाद के थ्रू, वो भी बहुत ज्यादा सक्षम है जमीन पर। और उस जब आपको टारगेट इंटेलिजेंस मिल जाती है कि कहां पर कौन है, चाहे किसी बेडरूम में हो या किसी बिल्डिंग में हो, तो उसे उनको अटैक करना, उनके पास वो जिसे कहते हैं प्रिसिशन वेपन्स हैं। अब जरा कंपेयर करते हैं ईरान के पास जो SRBMs हैं या MRBMs हैं या IRBMs हैं, अप टू इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी अभी तक प्रिसिशन के बारे में कोई बैटलफील्ड में टेस्टेड नहीं है। और ईरान जब अटैक करेगा इजराइल के ऊपर तो उसको थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और बीच में किसी न किसी देश के ऊपर से जाएगा। और वहां पर मैं इस बात से सहमत हूं कि टैसिट सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स का जरूर है इजराइल को इस बात को लेकर के। अगर आप इसको देखना चाहें, चाहे उसमें आप प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो ट्वीट आया है उसको देखें या उनकी पहले की बातों को देखें, तो ये सम्मिलित है कि जहां तक एक बार यूनाइटेड नेशंस में भी ईरानी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा इस बात को कि ये बिना यूएस के बैकअप के नहीं हो सकता है। अब सवाल यह है कि ईरान इसको कैसे खत्म कर सकता है। और आप देखिए डिकेड्स का सैंक्शंस का रेजीम है और बड़ी बात ये भी है ना कि टैसिट सपोर्ट रहा है यूएस का, लेकिन क्या उसका ओपन सपोर्ट होगा? क्या अमेरिका खुद जंग के मैदान में आएगा? ये चीजें देखिए, उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जो एक एड्रेस किया गया है जिसमें वो ऑपरेशन राइजिंग लायन के बारे में जिक्र करते हैं, ईरान की जनता को सीधे तौर पर वो एड्रेस करते हुए कहते हैं कि वो उनके हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं, उनको उठ खड़ा होने के लिए कह रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच बेहतर संबंधों जो कि लंबे समय से चलते रहे हैं, मौजूदा सत्ता के विरुद्ध बातें कर रहे हैं, किस तरीके से ईरान को और किस मंशा से उस पर अटैक किया गया है, इन चीजों की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन जनरल सिवाज, पहले हम सुन लेते हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है, फिर सवालों पर आते हैं। तो नेतन्याहू की बातें हमने सुनी, लेकिन जनरल सिवाज, हमने साथ में हमारे साथ पैनल में 2 ईरान के पत्रकार हैं, उनकी भी बातें हमने सुनी। अभी तक हमास से लड़ना, हुथी रेबल से लड़ना, लेबनान को ये कहना कि आपकी जमीन से आप आतंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ईरान से एक लड़ाई छेड़ देना। आपको लगता है कि ईरान, मतलब उनकी बातों को आपने सुना है, वो कह रहे हैं कि हम नेशनलिस्ट, हम हमारी आवाम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपको लगता है कि इस तरह की बमबारी से ईरान को झुकाया जा सकता है? देखो श्वेता, दोनों बातें हैं। एक बात तो मान के चलना पड़ेगा, जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हैं इजराइल के, बहुत अच्छी तरीके से नेतन्याहू ने बोला कि एक तो हम न्यूक्लियर थ्रेट को बर्बाद करना चाहते हैं, दूसरा जो इसकी मिसाइल थ्रेट है उसको बता, क्योंकि चक्कर ये है कि इजराइल और ईरान के बीच में 1500 से 2000 का डिस्टेंस है। ग्राउंड का कोई हमला नहीं हो सकता, हमला होगा तो एयर अटैक होगा। अब बात आती है कि जिस प्रकार से अब इजराइल हमले कर रहा है,
आप बात करते हैं होती रेबल की, हमास की, हिजबुल्लाह की, इनको उसने काफी हद तक डिग्रेड कर दिया। इसी प्रकार से वो आज ईरान की इतनी मदद नहीं कर पाएंगे। अब ये इजराइल वर्सेस ईरान है और उसके अंदर जो कॉम्बैट पावर इजराइल की है, जिसके अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर और जो हथियार दिए हुए हैं अमेरिका के, उसका इंटेलिजेंस प्लस मोसाद का बहुत अच्छी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन होना ईरान के अंदर, उसमें इजराइल के पास बहुत ज्यादा एज है ईरान के ऊपर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है ईरान के अंदर, इकोनॉमिकली ईरान इतना अच्छा नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू टारगेट कर रहे हैं पॉपुलेशन को, आवाम को, कि आप अभी डिससेटिस्फाई हैं, ये सही मौका है, आप सड़कों पे आए, आप आंदोलन करें, ये जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्लाह खमानी, उसके अगेंस्ट जाए। अब ये कितना सक्सेसफुल होता तो वो समय बताएगा, मगर वो उस हिसाब से जा रहे हैं। अब समझ आता है कि क्या ये लड़ाई खत्म हो सकती है। मुझे लगता है लड़ाई दो तरीके से खत्म हो सकती है। अगर ईरान जो अमेरिका के बेसिस को हिट नहीं करता तो फिर ये अमेरिका नहीं आएगा, ये इजराइल वर्सेस ईरान है और इजराइल ने काफी हद तक सक्सेस अचीव कर ली है। अब उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को इतना डिग्रेड कर दिया है, मुझे लगता नहीं कि आने वाले चंद एक समय में इजराइल ने ऐसा कर दिया कि ईरान हथियार नहीं बना पाएगा, और इसी प्रकार से मिसाइल भी। मुझे लगता है ये लड़ाई रुक सकती है अगले 3-4 दिन में, अगर ये आपस में ही रहता है। मगर इसका दायरा अगर बढ़ता है, अगर अमेरिका के ऊपर हमला होता है उसकी बेसिस पे, फिर ये लड़ाई ज्यादा फैलेगी, फिर इसमें चीन और रूस भी आ सकते हैं, उसकी आशंका बन सकती है। मगर मुझे लग रहा है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी जोरों से चली है ओमान के अंदर। ये जो 60 दिन की बात थी, इसमें बहुत सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन की विंडो दी थी, और ये जो हमला किया इजराइल ने वो 61वें दिन किया। तो इसका मतलब 60 दिन का उन्होंने वेट किया, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बातचीत से नतीजा निकले, मगर ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ईरान छुपा रहा है कई चीजें, कि पहली बार एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं इसी संघर्ष से जुड़ी हुई, क्योंकि हमने दिखाया कि नेतन्याहू ने किस तरीके से ईरान के लोगों को एड्रेस किया सीधा और क्या क्या बातें कही है। अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामनेई, उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं, इजराइल ने युद्ध की शुरुआत कर दी है, वो ये मान रहे हैं, इसे कोई नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट या इजराइल की तरफ से एक स्ट्राइक नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं युद्ध की शुरुआत कर दी है। वो कहते हैं कि अब इजराइल जंग के बीच से नहीं निकल सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का यह बड़ा बयान है, इजराइल ने युद्ध की शुरुआत कर दी है, अब इस जंग के बीच से वो नहीं निकल सकता है, ये बात वो कह रहे हैं। तो ऐसे में इजराइल वाकई अब आगे क्या करता है वो देखना है। तो जो बात वो कह रहे हैं ओरेन बेंजामिन, मैं आपको जोड़ना चाहती हूं। वो कह रहे हैं कि अब युद्ध शुरू हो गया है, ये कोई स्ट्राइक नहीं है, अब इजराइल इसके बीच से नहीं निकल सकता है। आपने मुझे सवाल किया है? ओरेन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? वो मैं जो ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है कि इजराइल ये नहीं समझे कि उसने स्टार्ट कर दिया है, अब ये स्टार्ट कर दिया और खत्म कर दिया है, ये अब स्टार्ट हो चुका है और अब हम वॉर के बीच हैं। अगर ईरान की तरफ से ये कहा जाता है तो मतलब ऐसा नहीं है कि इजराइल ने एक पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स अपने टारगेट्स चुनकर कर दिया, अब ये शुरू हो चुका है और ये अब इसका अंजाम आगे देखा जाएगा। اگه هر جوری عجل اگه سرنوشتی باشه که الان ببینم همین الان عجل دنبالم می‌بینم مثلا وقتی به اکسره قبل چیزی که هست اصلا من جا رو برای ما یه چیزی مشخص اولا اساسا رو ما باید ببنیم یه جا بزنیم बोल दिया कि ओरेन हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं अभी, लेकिन प्रणय ये बताइए कि जब नेतन्याहू अगर एड्रेस करते हैं ईरान की जनता को सीधे सीधे, विमेन फ्रीडम की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं, यानी कि जिंदगी और साथ में आजादी, क्या वहां की आवाम उनकी बात सुनने को तैयार है? और बहुत दिलचस्प जो 2 फ्लैग्स आप दिखा रहे हैं, आपका ही भेजा हुआ ये जो 1979 का ईरान का फ्लैग और अब जो राइजिंग लायन का पोस्टर है आईडीएफ का, क्या आप पढ़ रहे हैं इन संकेतों में आप?
देखिए श्वेता, जंग में प्रतीकों की बड़ी भूमिका होती है। जो मैसेज है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आखिर राइजिंग लायन ही क्यों, इस ऑपरेशन का नाम राइजिंग लायन क्यों दिया गया? और उसके साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू यहां पर एक तरफ परमाणु हथियारों की ताकत ईरान की कम करने की बात कर रहे हैं, सीधे टारगेट कर रहे हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये मैसेज दे रहे हैं कि उनकी जंग ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं है। यानी वो डिस्टिंक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की सत्ता और ईरान की जनता, ये दोनों अलग अलग हैं। वो ईरान की जनता के खिलाफ नहीं है, लेकिन ईरान की सत्ता के खिलाफ हैं, और वो ईरान की सत्ता में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है श्वेता जब इस तरीके की बातें आई हों। इससे पहले आपको याद होगा कि बुर्के के खिलाफ महिलाओं का जो प्रदर्शन ईरान के अंदर देखने को मिला था, जिस तरीके से वहां पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, खासतौर पर महिलाएं जिस तरीके से सामने आई थी, उसके बाद से ये लगातार चर्निंग चल रही है। ईरान दुनिया के उन देशों में है जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की रहती है, लेकिन इन तमाम रेजिम चेंज की बातों के बीच में एक सोशल बिहेवियर होता है किसी भी देश का। जब किसी भी देश की संप्रभुता के ऊपर संकट आता है तो आमतौर पर रैलिंग अराउंड द फ्लैग का फिनोमेना देखने को मिलता है। देश को के आसपास या देश की सत्ता या सेना के आसपास जो है लोग एकजुट हो जाते हैं। इसलिए यह उम्मीद करना कि इस समय ईरान में विद्रोह हो जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन जैसा प्रतीकों की हम बात कर रहे हैं तो ईरान ने के राइजिंग लायन ऑपरेशन के साथ ईरान को स्ट्राइक करने में कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है कि प्री 1979 यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के पहले के ईरान के अंदर जो ध्वज के अंदर लायन था उसे एक बार फिर जगाने की बात बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर यह है श्वेता, जो सवाल आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे पैनलिस्ट से भी पूछा कि इस स्ट्राइक के बाद क्या ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? ईरान परमाणु बम से कितना नजदीक, कितना दूर? यहां पर यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान दुनिया के उन देशों में है जिनके पास में अपनी न्यूक्लियर, जिनके पास अपनी यूरेनियम माइंस भी हैं। यानी आपके पास ये जब कच्चा माल हो, आपके पास में टेक्नोलॉजी हो, तो फिर बम से बहुत ज्यादा दूर ईरान को रखना एक खतरनाक होगा। इसमें एक बड़ा जो चैलेंज है अमेरिका के सामने वो ये है कि दुनिया इस बात को लेकर अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर सकती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल को शय देकर उसने न्यूक्लियर पावर बनने में ईरान की मदद कर दी हो, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है, ऐलान कर देता है, तो उसके बाद स्थिति जो है वो हाथ से निकल सकती है। हाथ से निकल सकती है। बड़ी खबर इस समय की और बता दें कि ईरान पर इजराइल की तरफ से फिर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यानी पहला हमला इजराइल का रहा, जिसके बाद ईरान की तरफ से मिसाइलों को दागा गया। अब ईरान पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजराइल का पश्चिमी ईरान के असदाबाद में हमला हुआ है। पश्चिमी ईरान के असदाबाद में इजराइल का यह हमला है। और इसके साथ ही जिस पहले सवाल के साथ हमने शुरुआत की थी सुमित, कि क्या एस्केलेशन कहां तक ये जाएगा, इजराइल ईरान दोनों के बीच का जो ये संघर्ष है, पहले ही कम से कम उनके आसपास के देश बटे हुए दिखते हैं, दुनिया बटी हुई दिखती है। बड़े देशों को क्या आप इसमें उतरता देख रहे हैं? अमेरिका जिस तरीके से इस मुद्दे पर उसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी समझ में आता है, क्या उसको आप खुले तौर पर उतरता देख रहे हैं सुमित, युद्ध में, लड़ाई में? उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो एक जवाब अमेरिका को भी दे। और इसी वजह से अगर आप देखें मिडिल ईस्ट के कई बेसिस के ऊपर, अमेरिकी बेसिस के ऊपर लगातार अलर्ट जारी भी कर दिया गया। अभी लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ईरान के वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर, तेहरान के अलावा वेस्टर्न बॉर्डर्स पर भी लगातार इजराइल ने दोबारा से स्ट्राइक्स की हैं, खासतौर पर उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को, जो लगातार उसको आप कह सकते हैं कि एक बड़ा थ्रेट दे सकते थे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यह है कि ईरान के लिए क्या मुश्किल होगा ईरान अगर दोबारा से रिटेलिएट करता है, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी एक खबरें आ रही हैं लगातार मीडिया से कि 2000 से ज्यादा मिसाइलों से ईरान अटैक कर सकता है इजराइल के अलग अलग इलाकों में, और उसकी कोशिश होगी मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका को एक तरीके के संदेश देने की। तो ये अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये बढ़ेगा, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, और इसमें फिर अमेरिका को सीधे तौर पर शायद उतरना भी पड़े। लेकिन अभी जिस तरीके का सपोर्ट ईरान को रशिया से मिल रहा है, चीन से मिल रहा है, नॉर्थ कोरिया से मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ईरान भी ये पूरी कोशिश कर रहा है कि ये सारे कदम उठाने से पहले अपने लिए एक अलायंस, अपने लिए एक सपोर्ट तैयार कर ले, क्योंकि अगर ये जंग हुई, अगर ये आगे बढ़ता रहा चीजें, तो निश्चित तौर पर लंबे तौर पर खींचेगा। क्योंकि अगर अलायंसेस बढ़ते रहते हैं तो सीधा क्या इशारा हो जाता है कि दुनिया दो गुटों में, और उसके बाद क्या इशारा होता है कि एक विश्व युद्ध की स्थिति। इस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, ओरेन अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आपसे हम जानना चाह रहे थे उस समय कि खामेनेई की तरफ से अगर ये बात कही जाती है कि इजराइल ये नहीं समझे कि उसने स्ट्राइक किया है और वो खत्म, अब ये युद्ध की शुरुआत हो गई है,
क्या इजराइल का जो पहला एक्शन था वो एक युद्ध को सोचते हुए था कि एक पहले से ही हमास के खिलाफ आपकी कार्रवाई गाजा में चलती रही है, हर जगह जो इजराइल के ऊपर अगर टेररिस्ट अटैक होते हैं उन सबको खामोश करने की, लेकिन ईरान से अगर लड़ाई होगी तो इसके मायने, इसके मतलब बहुत अलग हो जाते हैं। देखिए, ईरान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा था, आज भी है और कल भी रहेगा। मगर ये सिर्फ इसराइल के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इसराइल एक अकेला देश है जो आगे बढ़ के पूरी दुनिया को बता रहा था कि यह कोई हमला कर सकता है, इसराइल को खत्म कर सकता है। उनके बड़े बड़े नेताओं ने, उनके बड़े बड़े आर्मी के अधिकारियों ने यही कहा है कि हमें इसराइल को पूरी तरह से खत्म करना है। अगर आप कल का इसराइल का जो अटैक देखेंगे वो न्यूक्लियर साइट्स पे है, और ईरान ने जो अटैक किया है इसराइल पर वो सिविलियन एरियाज पर है। तो दोनों तरफ आप देख सकते हो कि कहां पर अटैक हो रहे हैं। इसराइली अटैक जो कर रहा है ईरान पर वो न्यूक्लियर बेसिस पे है। और मुझे लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा है वही कहा है कि जो उनके जो नागरिक है उन्होंने समझना चाहिए कि उन्हें तरक्की करना है, तो उन्हें ये सब छोड़ के आगे बढ़ना है। और इसराइल वही चाहता है कि पीस चाहता है पूरी दुनिया में। मगर जब इसराइल को कोई धमकी देता है कि हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तो जरूरी है कि इसराइल को अपनी खुद की सुरक्षा करनी चाहिए। एयर स्पेसेस तो आप देखिए एक के बाद एक किस तरीके से सारे देशों के ऊपर से बंद हो रहे हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो अंतराल है वो कितना बढ़ता जा रहा है, और उस सब के बीच एक एक करके ये नए फैसले भी बताए जा रहे हैं। भारत का रुख भी हम आपसे समझना चाहते हैं, भारत का रुख भी इस समय जानना चाहते हैं। एक ऐसा देश जो अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर को पूरा करके ये कहा कि हमारा ये ऑपरेशन आतंक के विरुद्ध चलता रहेगा। भारत एक ऐसा देश जो युद्ध के कॉस्ट को समझता है, दुनिया को शांति का संदेश देता है। एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ। हम हमेशा जानते हैं कि किसी युद्ध को शुरू करना बहुत आसान होता है, उसको अंत करना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें सिलेक्शन ऑफ एम बड़ा काम करता है कि आपका जो एम था और जो आप करना चाहते थे वो जिस एडवर्सरी को आप बताना चाहते हैं उनको भी समझ में आ गया कि आपकी क्या ताकत है। एंड सिंस इस वाले में डिफरेंशियल बहुत ज्यादा था, इसलिए समझ बहुत जल्दी आ गई। अब आपको मैं एक बात बता दूं, वो मैं कहना चाहता था आपसे कि इजराइल ने हमेशा ये कोशिश की है कि ईरान कभी भी परमाणु बम बनाने में सक्षम नहीं हो सके। 2010 में उन्होंने साइबर अटैक किया था, उसके जरिए उन्होंने सेंट्रीफ्यूजेस को अटैक किया था और ईरान का प्रोग्राम 1 से 2 साल तक पीछे हट गया था। ये 2010 की बात है। उस वक्त जो उन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स। इस बार उन्होंने काइनेटिक अटैक किया है, और काइनेटिक अटैक जो किया है उसका मतलब ये है क्योंकि 408 किलोग्राम जो 60% का यूरेनियम रिफाइंड होके बन गया है, और जैसा अभी एक पैनलिस्ट ने बताया उनके पास तो खाने हैं उसकी, तो ये जो है अगर बन करके ये 80 से ऊपर हो जाता है तो बहुत आप सक्षम और छोटे भी परमाणु बम बना सकते हैं। तो इस दिशा में, लेकिन इससे भी अगर आप परमाणु बम बनाना चाहें तो बड़े बनेंगे साइज में, लेकिन बन सकते हैं। अब आई आती काबिलियत, क्या हमारे पास वो काबिलियत है कि युद्ध में आप दो देशों के बीच कोई एक निष्पक्ष रहने की स्थिति होती नहीं है। अगर आप युद्ध और शांति के बीच भी देख लें तो वहां भी एक न एक पक्ष लेना है। भारत का पक्ष है इस समय शांति, लेकिन किस तरीके से यहां संघर्ष बढ़ता जा रहा है वो तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।